नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बात करूंगी मैं मणिपुर की। जी हाँ, हालिया हिंसा जो हो रही है उसमें केवल एक तात्कालिक घटना का ये परिणाम तो बिल्कुल नहीं दिख, बल्कि ये वर्षों से चले आ रहे जातीय तनाव, भूमि विवाद और पहचान की जो राजनीति है ना, शासन की कमजोरियों का संयुक्त परिणाम है जो ये हिंसा हमें दिखाई दे रही है। हाल की घटनाओं ने सिर्फ उस गहरे संकट को फिर से उजागर किया है जो अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। बात करूं मणिपुर की, जो ये हिंसा है एक चिंगारी से नहीं बल्कि जमीन, पहचान, डर, भरोसे की कमी से पैदा हुई आग है जो बार बार जो है बराबर से भड़क रही है। तो आइए इसी कहानी को पूरा आज हम यहाँ पर समझते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना, यहाँ पर देखिए आपका 70 सेकंड जो बीपीएससी है प्रीलिम्स टारगेट बैच शुरू हो चुका है, एडमिशन ओपन हो गए हैं। इसकी फीस ऑफलाइन के लिए है ₹599, ऑनलाइन के लिए 2000, माफ़ी चाहती हूँ। इसकी फीस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए वो 5999 है, ऑनलाइन के लिए 2999 है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल रहेगा। इसमें टेस्ट सीरीज 22 प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे आपको और करंट अफेयर्स मैगज़ीन मिलेगी, रेगुलर क्लासेस होंगे, बाइलिंगुअल मीडियम है और 20 जो है डेली जो है 50 डेली एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रीलिम्स टारगेट बैच है, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। इसके साथ 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करूँ, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इसमें आप हाइलाइट्स देखेंगे, पूरा कंप्लीट कवरेज होगा इन तीनों को मिलाकर और मोड इसका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड रहेगा, दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। उससे संबंधित और डिटेल्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ रही हैं। तो आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा, तो डेली क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस 50, एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस फोकस्ड और वीकली टेस्ट आपको होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, डिटेल नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल मैगजीन, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम इत्यादि भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल डिटेल्स के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे कॉन्टैक्ट पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मणिपुर में एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी लंबे 2023 से भी हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, लेकिन एट प्रेज़ेंट देखेंगे 7 अप्रैल के आस-पास आप देखेंगे, ये विष्णुपुर जिले में यहाँ पर एक गाँव है, उसमें संदिग्ध बमबारी, रॉकेट हमला इत्यादि हुआ है। अगर आप मणिपुर का ये थोड़ा-सा मैप देखेंगे तो इम्फाल यहाँ पर बीच में देखेंगे, ये विष्णुपुर जो है ना, विष्णुपुर जो जिला है, यहाँ पर आपका बमबारी हुई है जिसमें 5 साल का बच्चा और 6 महीने की एक बच्ची की मौत हुई है, उसके साथ-साथ उसकी माँ की भी मृत्यु यहाँ पर जो है, माँ जो है गंभीर रूप से घायल हो चुकी है इन बच्चों के साथ में। तो बहुत ही जो है दुखद घटना कहेंगे। इस घटना का प्रभाव जो है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। वही ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी क्षेत्र में इस प्रकार से बमबारी कर रहे हैं तो ना केवल जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल है सिर्फ़ उनके विषय में सोचेंगे, बल्कि जो आम नागरिक है, खासकर बच्चों की मौतें, पूरे राज्य में भारी जन आक्रोश उन्होंने पैदा कर दिया और इसे अलग-अलग कम्युनिटी के बीच में बढ़ती हिंसा के रूप में देखा गया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये सिर्फ़ हिंसा किसी पर्टिकुलर एरिया की हिंसा नहीं बल्कि 2 समुदायों के बीच की हिंसा है, जो कि अपनी पहचान, अपने समुदायों की पहचान, अपनी राजनीति की पहचान और अपनी आइडेंटिटी के लिए, बेसिकली अपनी ज़मीन की पहचान इत्यादि को लेकर जो है आपस में लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और इसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन और जो सुरक्षा शक्ति है, अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ गई है। और आप देखेंगे मणिपुर में पैटर्न रहा है ये, कि किसी चीज़ की माँग होती है, ठीक है? और इसके बाद वही मतलब कि माँग होती है, वो पूरी नहीं होती तो हिंसा होने लगती है, आपस में झड़प होने लगती है, इस प्रकार से लोग सड़कों पे उतर आते हैं। तो ये एक पैटर्न रहा है मणिपुर में लंबे समय से, जो हमें बार-बार वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है? लेकिन ये कोई सिर्फ़ एक घटना नहीं है जो कि बमबारी वाली घटना है, सिर्फ़ एक घटना नहीं बल्कि मई 2023 में, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ से लगातार ये तनाव बढ़ा है। इसकी शुरुआत आपको याद होगा, मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई थी। अभी मैं समझाऊँगी। देखिए, मैतेई और कुकी जो समुदाय हैं, आप देखेंगे इस एरिया में आपके मैतेई समुदाय रहते हैं, बाकी के एरिया में आपको पहाड़ी इलाके में कुकी समुदाय रहते हैं। यहाँ पर अगर आप मैप के थ्रू समझेंगे तो समझ पाएँगे। मुख्य कारण क्या था, 2023 में जब ये हिंसा भड़की थी, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था जो कि अब रद्द हो गया। मैतेई को कहा था कि संरक्षित क्षेत्र को ज़मीन खरीदने का जो है अधिकार है। मैतेई को जो उनका प्रोटेक्टेड एरिया है उसको खरीदने का, ज़मीन खरीदने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे लाभ देने की बात की गई। यानी कि यहाँ पर जो समुदाय रह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो समुदाय रह रहे हैं उनको इस प्रकार की यहाँ पर छूट दी गई, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने अब आदेश को उसको रद्द कर दिया है। अब प्रेज़ेंट टाइम में अगर हम कंडीशन देखें तो 2025 में कुछ हिंसा कम ज़रूर हुई थी। हमें ऐसा लगा कि चलो चीज़ें अब थमना शुरू हो गई इसके बाद। ऐसा नहीं हुआ। शांति अभी
भी बहुत ही वहाँ पर फ्रेगाइल है, ठीक है? बहुत ही नाज़ुक है। इसलिए छोटी घटनाएँ भी यहाँ पर बड़े-बड़े संघर्ष में बदल जाती हैं। सोचिए तो कम्युनिटीज़ की तो बात है, आइडेंटिटी की बात हो रही, ज़मीन की बात हो रही, तो कम्युनिटीज़ की बात है। लेकिन ये पूरे मणिपुर को ठप कर देती है, ये कम्युनिटीज़ की जो चर्चाएँ हो रही हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, इससे क्या हो रहा है, हमने देखा कैसे जनजीवन पर पूरा असर पड़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जब कह रही हूँ कि मणिपुर पूरा ठप हो गया है इनके इस प्रकार से दंगों से, तो वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस जो आप देखेंगे बाज़ार बंद हो गए, सार्वजनिक जो व्हीकल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और जो मैतेई क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र जो नागा क्षेत्र है दोनों प्रभावित यहाँ पर आपको देखने को यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो है दोनों मैतेई क्षेत्र और कुकी वाला जो कहा वो दोनों ही एरियाज़ जहाँ पर है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है? इम्फाल घाटी में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ों से वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ देखेंगे मणिपुर में जो अस्थिरता बनी हुई है, शांति के बावजूद क्यों नहीं खत्म हो रही है हिंसा? अब देखने को मिला 2025 में कि चलो भाई अब थोड़ी-सी शांति हो गई है, लेकिन फिर भी स्थिरता क्यों नहीं आ रही है? तो पहली नज़र में ऐसा लगने लगेगा आपको कि स्थिति सुधर तो रही है, क्योंकि राजनीतिक बदलाव भी देखे जा रहे हैं साथ-साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है? सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ी है, भई इतना दंगे-वंगे हुए 2023 में, इसके बाद वहाँ पर सुरक्षा को और मुहैया कराया गया। कुछ समय के लिए शांति भी रही, जैसा कि मैंने 2025 में बताया। अब यहाँ पर लेकिन असलियत इससे अलग है क्योंकि मणिपुर की समस्या अगर आप देखेंगे सरफेस लेवल पर तो है ही नहीं बल्कि डीप रूटेड गहरी जड़ों में बैठी हुई है और जड़ों में जब समस्या हो तो आप उससे अच्छे फूल और फल उगा ही नहीं सकते हैं और समाज पूरी तरीके से यहाँ पर विभाजित होता दिखता है जो मैंने दो कम्युनिटीज की बात की है और आम इलाकों में भी यहाँ पर जो है सैन्यकरण बढ़ गया है अलग अलग समुदायों के बीच में एक दूसरे को लेकर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है और इसलिए छोटी सी घटना भी तुरंत बड़े संघर्ष में यहाँ पर बदल जाती है। कहते हैं ना कि चिंगारी एकदम आग में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर इस तरह की स्थितियां लगातार 2023 से देखने को मिल रही हैं। हिंसा कैसे बार-बार भड़कती, क्या साइकिल क्या है वॉयलेंस का? अगर आप मणिपुर में देखेंगे, इसे ऐसे समझिए ये एक सेल्फ इन्फोर्सिंग ठीक है इन्फोर्सिंग साइकिल है यानी कि पहले ट्रिगर होता है फिर प्रोटेस्ट होता है फिर कन्फ्रंटेशन होता है ठीक है इस तरह से आप साइकिल देखेंगे फिर इसके बाद स्ट्रेट रिस्पॉन्स देता है एस्केलेशन होता है यानी कि हिंसा अगर आप मणिपुर में देखेंगे तो पहले ट्रिगर होती हैं चीजें चिंगारी होती है यानी कि कोई जैसे हमला हत्या जैसे कि अभी वहां पर हुआ हमने देखा 7 अप्रैल को लोगों में फिर गुस्सा आता है भावनात्मक चीजें जाग जाती हैं और वो प्रतिक्रिया करते हैं फिर वो विरोध करते हैं किसका समुदाय सड़कें पर उतरते हैं और देखिए दोनों ही समुदाय यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस चीज का इम्फाल घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा पाइवीज़ जो है जैसे समूह भी यहाँ पर सक्रिय हो गए, मेरा पाइवीज़ जो जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कन्फ्रंटेशन यहाँ पर टकराव होता है यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं और जो सुरक्षा वाले हैं उनके बीच में खींचातानी होती है। तो के उनका पैटर्न हिंसा जो है कैसे यहाँ पर आपको हिंसा के रूप में कोई भी बात बदलती हुई नज़र आती है। ज पहले उनको ट्रिगर होता है, कोई चीज़ से ऐसा ट्रिगर कर दिया जाता है जनता को फिर उसका वो विरोध करते हैं। कन्फ्रंटेशन होता है यानी कि कैंप पर हमले करते हैं, गाड़ियाँ जलाना मतलब बेसिकली वहाँ की सरकार से संबंधित या प्रशासनिक से संबंधित चीज़ों को नुकसान पहुँचाना है, विरोध प्रदर्शन करना है अपना, ठीक है? तो स्टेट रिस्पॉन्स क्या करता है तो सरकार क्या करेगी भाई फायरिंग करेगी, लाठीचार्ज करेगी, कर्फ्यू और इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। एस्केलेशन यानी कि स्थिति बिगड़ना और मौतें और घायलें हो रही हैं, गुस्सा और बढ़ता है। इससे क्या होता है कि यदि यही गुस्सा अगली घटना का कारण भी यहाँ पर बन जाता है। भाई यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसी घटना में एक और नई घटना जन्म ले लेती है। फिर वो और फिर वही ट्रिगर होता है, कन्फ्रंट्रेशन होता है। इस तरह से जो है लूप चलता रहता है और हिंसा का चक्र फिर से यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ मणिपुर में देखने को मिल रही हैं। दोहरी बंदी मणिपुर में समानांतर विरोध की स्थिति अब जो ये दंगे हुए इसमें लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया ये तो रहा एक मुद्दा कि भाई वहां पर उन्होंने बम गिराया ऐसे-ऐसे लोगों की मृत्यु हुई और जन आक्रोश जो है आपको दिखाई देता है। अब दूसरा पहलू जो हम देखेंगे मणिपुर में एक साथ और दिखाई दे रहा है जो बहुत रूट्स वाली जो मैं बात कर रही थी वो एक्चुअली यही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस बार की जो खास बात ये है कि विरोध एक तरफा नहीं बल्कि 2 अलग-अलग क्षेत्रों में इक्वली पैरेलली इक्विवेलेंट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि 2 क्षेत्र 2 मुद्दे यानी लेकिन एक ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। घाटी यानी कि वैली इसका नेतृत्व कौन करता है? मैतेई संगठन। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपका मैतेई संगठन ये जो वैली है इसका नेतृत्व मैतेई समुदाय के लोग करते हैं। मुद्दा क्या है? यहाँ पर बच्चों की मौत जो हुई है उस पर न्याय मांग रहे हैं, ठीक है? उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये जो बमबारी हुई है हो सकता है ऑपोजिट समुदाय ने इनके ऊपर किया हो और ऑपोजिट समुदाय का भी यही कहना है। तो इनकी यहाँ पर ये डिमांड है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें यानी कि हिल्स यानी कि यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका नेतृत्व कौन करता है? यूनाइटेड नागा काउंसिल जैसे संगठन करते हैं। मुद्दा क्या है कि
मारे गए, इनका कहना है जो पूर्व सैनिक मारे गए उनके खिलाफ ये न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चों के ऊपर जो मौत इत्यादि जो हुआ है उनके न्याय की बात करें। तो दोनों लोगों का मुद्दा अलग-अलग है, यानी कि 2 क्षेत्र 2 मुद्दे हैं। मुद्दे यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन एक ही प्रभाव की यहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे वो वैलीज़ की बात हो या फिर हिल्स की बात हो यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर बहुस्तरीय जातीय संघर्ष अगर हम देखें मैतेई वर्सेस कुकीज़ो, यानी कि जो वैली में कुकीज़ो रहते हैं, मैतेई जो हमने कहा बीच का हिस्से में रहते हैं, तो इनके क्या पहलू हैं, स्थान, धर्म, इनकी स्थिति क्या है, उसके डिफरेंस को समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम मैतेई की बात करें, तो ये इम्फाल घाटी में रहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की थी, इम्फाल घाटी में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कुकीज़ो जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है? कुकीज़ो जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों पे वैलीज़ में यहाँ पर रहते हैं। धर्म क्या है मैतेई का? इनका मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है और ये मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित है। स्थिति ये गैर जनजातीय हैं और ये अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। अब संघर्ष का स्वरूप क्या है इन दोनों के बीच में अगर देखें तो ज़मीन पर कब्जे की लड़ाई होती है इनके बीच में, ठीक है? मैतेई और कुकीज़ो के 2 समुदाय हैं इनके बीच में। यानी कि राजनीतिक शक्ति वर्सेस स्वायत्तता की लड़ाई होती है। पहचान और सांस्कृतिक असुरक्षा, बट ऑब्वियस सी बात है यही क्राइटेरिया है जिनकी वजह से हमेशा जो इनके रूट्स में ये जो चीज़ें भड़क रही हैं मणिपुर में, यही कुछ कारण ऐसे बेसिक हैं जो एक्चुअली हाइलाइटेड कुछ और है पर अंदर कुछ और ही कॉजेस चल रहा है जिसकी वजह से पूरे मणिपुर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है? तो मणिपुर संघर्ष के गहरे कारण जो है स्ट्रक्चरल जो फैक्टर्स है वो क्या है? तो मणिपुर की जो हिंसा है सिर्फ हालिया घटनाओं का परिणाम नहीं है बल्कि कई आपस में जुड़े हुए संरचनात्मक कारणों का जो है परिणाम है जो कि हमने पहले मुद्दे से दूसरे मुद्दे को कनेक्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर भूमि और संसाधन पर टकराव, ये जो 2 समुदाय हैं, मणिपुर में भौगोलिक विभाजन बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। घाटी क्षेत्र में आपको मैंने बताया मैतेई रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में जनजातीय समूह कुकी, नागा यहाँ पर रहते हैं। समस्या क्या है कि भई मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं जो मैतेई हैं इनको यहाँ पर ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। जबकि जनजातीय समुदाय हैं उनको विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जबकि ये जो यहाँ पर आप देखेंगे जो जनजातीय समुदाय हैं, इनको विशेष आरक्षण प्राप्त है जो जनजातीय समुदाय यहाँ रहते हैं। ये तो गैर जनजातीय है ना, ठीक है? तो अब इनको विशेष संवैधानिक जो है प्राप्त है। विवाद की जड़ है कि मैतेई के द्वारा एसटी दर्जे की मांग की जा रही है। तो अब मैतेई समुदाय कह रहा है जो पूरे मणिपुर के बीच में यहाँ पर इम्फाल घाटी में है, वो मैतेई कह रहे हैं कि भाई हमको भी तुम एसटी का दर्जा दो, हमें गैर जनजाति क्यों कर रखा है? जब उनको दिया है तो हमको भी दो, इनकी ये डिमांड है। तो क्या है मणिपुर में जो संघर्ष उसके अगर डीपली अगर हम उसके कारणों को देखें तो एक बहुत बड़े कारण ये भूमि और संसाधनों का टकराव दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि ज़मीन पर अधिकार बदल सकते हैं और आरक्षण का संतुलन प्रभावित हो सकता है। परिणाम क्या है कि ये संघर्ष सीधे तौर पर संसाधनों और सत्ता यानी कि रिसोर्सेज और पावर की लड़ाई को यहाँ पर दिखाता है। क्लियर है? अब पहचान की राजनीति और सुरक्षा की जो भावना है, सेकंड पॉइंट क्या है? इनके बीच में वही आइडेंटिफिकेशन की बात है, ठीक है? अब यहाँ पर हर कम्युनिटी अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। जैसे मैतेई का अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो इम्फाल उसमें रहते हैं। उनका कहना है कि सीमित घाटी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रेशर भी इस कारण से बढ़ रहा है। कुकी नागा जो दृष्टिकोण है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैतेई के बढ़ते प्रभाव से हमें खतरा है। मतलब ये कहते हैं कि हमको इनसे खतरा है। तो पारंपरिक जो जनजातीय अधिकारों के कमजोर होने का इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैतेई जो दृष्टिकोण है भाई, जबकि सोचिए ये ज़्यादा बड़े एंगल में है एरिया में, फिर भी कहते हैं कि हमको पारंपरिक जनजातीय अधिकारों का खतरा होने का डर है मैतेई से, ठीक है? इसके बाद मैतेई से आप समझ गए नतीजा क्या हुआ कि राजनीति जो कॉपरेशन है इसके बजाय कॉम्पिटिशन में बदल गई है। तो राजनीति आप होता है कि एक सामंजस्य बैठाना हो उसकी जगह पे यहाँ पर आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है। यानी कि स्थिति विन-विन नहीं बल्कि ज़ीरो सम गेम बन गई है यहाँ पर अगर इन दोनों के एस्पेक्ट को देखें। तीसरा क्या है क्षेत्रीय विकास में असंतुलन, यानी कि इम्फाल घाटी में जब आप देखेंगे, जब हम यहाँ पर बीच में आएँगे, इम्फाल घाटी में जब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इम्फाल घाटी जो कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर है कि मैतेई के पास वहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिक आर्थिक अवसर है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि कोकीज़ू जो कि जिसकी हम बात करें दूसरी जनजाति की, वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, सीमित सरकारी पहुँच है, यानी कि ये लोग जो एसटी का इनको दर्जा मिला है उनकी बात कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उपेक्षा और भेदभाव की भावना आई। अब इम्फाल घाटी में जो मैतेई रह रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तो डेवलपमेंट नहीं है। वही सेम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इन सब की बातें हैं, ठीक है? सरकार के प्रति फिर उनका असंतोष हो जाता है कि हमें वो चीज़ का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? अगर सही चीज़ें सेम क्राइटेरिया हमारे पास भी, ऐसा उनका मैतेई का मानना है। आई होप यहाँ क्लियर होगा। हिंसा का संस्थानीकरण यानी कि
ड्यूरेशन जो है ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर बात करें कि मणिपुर लंबे समय से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। अलग-अलग कम्युनिटीज़ के पास हमले के से हथियार मौजूद होते हैं और प्रेज़ेंट टाइम में आप देखें 2023 में पुलिस शस्त्रागार से हथियार लूटे गए, म्यांमार सीमा के ज़रिए अवैध हथियार की सप्लाई हुई है। परिणाम क्या हुआ कि भुगतना किसको पड़ता है? आम नागरिकों को हथियारबंद हो गए। हिंसा जो है अब ज़्यादा संगठित और घातक होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सारे कारण हैं। अब शासन की कमजोरी और राजनीतिक सीमाएँ संकट क्यों निरंतर बना है कि शासन ऐसा क्या कितना कमज़ोर है जो इस सिचुएशन से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही, लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रही है बेसिकली, ठीक है? तो मणिपुर की हिंसा सिर्फ सामाजिक कारणों से नहीं है, बल्कि अब देखिए मणिपुर की समस्या ऐसे तो देखने में लग रहा है अच्छा, ये 2 कम्युनिटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कहीं पर अच्छा प्रशासन होगा, अच्छा शासन होगा तो क्या इनको हैंडल नहीं कर सकते? क्या कोई मध्यम मार्ग नहीं निकाल सकते हैं? तो उनकी कमज़ोरियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासनिक विफलताएँ अगर देखिए वेयर इज़ द स्टेट फेल्ड, फेल कहाँ हो रहा है स्टेट? तो समय पर हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सरकार की भूमिका पर पक्षपात के आरोप लगे कि भई आप एक कम्युनिटीज़ को इतनी सुविधाएँ, इतना डेवलपमेंट दे रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ को भी दीजिए फिर, ठीक है? तो न्यायिक प्रक्रिया अगर वो न्याय के लिए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया धीमी रहती है जिससे पीड़ितों को तुरंत न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। इसका असर क्या हो रहा है कि लोगों को राज्य पर भरोसा धीरे-धीरे खत्म होने लगा है। जब सरकार पर भरोसा खत्म हो जाए तो अपने आप हिंसा जो है वो लोग अपना उनका समाज का शासन, राज्य का शासन जनता अपने हाथ में लेना चाहती है फिर और यही समस्या यहाँ पर दिख रही हैं। ट्रस्ट डिफिसिट यानी कि भरोसे का क्या बात है, भरोसा क्यों कम हो रहा है? जब राज्य कमज़ोर दिखता है तो क्या होता है बेसिकली जब लोग अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने लगते हैं, उनको लगता है भैया ये हमारी मदद नहीं करेगा। मान लीजिए आप किसी एक तत्व पर बिलीव करते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स जो भी है, आप अगर उस एलिमेंट पर बिलीव करते हो और वो सही समय पे आपकी मदद ना करे तो बहुत ऑब्वियसली बात है, हमारा ट्रस्ट ब्रेक होगा ना वहाँ पर। तो समुदाय अपने-अपने सुरक्षा समूह यानी कि मिलिट्रीज़ बनाने लगते हैं और कानून व्यवस्था का नियंत्रण धीरे-धीरे जैसा कि मैंने बताया समाज के हाथों में जाने लगता है। परिणाम क्या होता है कि हिंसा ज़्यादा अनियंत्रित और फैलने लगती है मतलब अनकंट्रोल हो जाती है और राजनीतिक अगर बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखें तो लगातार अस्थिरता के कारण कई सारे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2025 में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू करना पड़ा था। ठीक है, 2026 में यहाँ पर नई सरकार बनी लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार बदलने से समस्या भी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। सर अब सोचिए मेरे शरीर में घाव है, मैं सोचूँ कि अब मैं ये कपड़े बदल दूँ क्योंकि उसमें तो जग, खून और ये सब चीज़ें लग गई हैं। तो क्या इससे अब मैं दूसरे कपड़े बदल के आ जाऊँ, क्या वो जख्म ठीक हो जाएगा? नहीं। तो ये पॉलिटिशियन ये कपड़े उतारने से कुछ नहीं होगा, चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जो घाव है उस पर मरहम करना पड़ेगा। फिर आप जाके जब कपड़े पहनेंगे तो उस पे गंदगी भी नहीं लगेगी। तो कुछ इसी प्रकार से तो सरकार बदलने से समस्याएँ खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है? असली कारण यहाँ पर क्या है कि ये संकट केवल राजनीति नहीं बल्कि इसकी जड़ें हैं, चाहे वो सामाजिक विभाजन हो या संरचनात्मक यहाँ पर असमानता, इनइक्वालिटी जो दिख रही है अलग-अलग कम्युनिटीज़ में, केवल सत्ता परिवर्तन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट से समाधान कभी संभव नहीं होता। अगर आप कोर को नहीं पकड़ पा रहे, अगर वहाँ का प्रशासन जनता की समस्या को, उनके मर्म को यानी कि 2 कम्युनिटीज़ है अगर हैं, तो उनके मर्म को एक आप ज़्यादा सुविधाएँ किसी चीज़ में दे रहे हैं, तो एक को किसी और चीज़ से सुविधाएँ दे रहे हैं, तो इक्विवेलेंट नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रही वो सुविधाएँ इनको दे दो, ये सुविधाएँ इनको दे दो। उनकी जगह के अनुसार उनकी क्या नीड्स हैं, उसको अगर समझा जाएगा तो राजनीति परिवर्तन से जो प्रभाव है वो बहुत बेहतर दिखाई देगा अगर हम उससे कोर पे काम करेंगे। ख़ैर आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और हमारे प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो ओल्ड प्राइम आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको देखते आ रहे थे उसको भी देखते रहिए, उसपे छोटे-मोटे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एकदम व्यापक स्तर पर आपको प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर पढ़ाते हैं। मनीषा मैम हो या और भी फैकल्टीज़ आपको अपने-अपने जो है लेक्चर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं और वहीं पर ही मैं जियोपॉलिटिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ। एक शॉर्ट्स भी हमारे आते हैं तो उसको भी देखते रहिए निरंतर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।